हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे और जितना क्वेश्चन आपको हम करवा देंगे उससे बाहर एक भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। शर्तें हैं आपको सभी क्वेश्चन को आपको याद करते जाना है अभी से, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, समविभवी तल से आप क्या समझते हैं, ठीक है। समविभवी तल से आप क्या समझते हैं याद कर लेना है, बहुत ही आसान तरीके से लिखा हूं। देखिए क्या है, किसी आवेश से समान दूरी पर स्थित वह काल्पनिक सतह, कोई आवेश है उससे समान दूरी पर स्थित कोई काल्पनिक सतह है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो समविभवी तल का, यानी उसके प्रत्येक बिंदु पर जो विभव का मान होगा वह समान होगा, उसे ही समविभवी तल कहते हैं, ठीक है। अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, 2 लाइन का मात्र क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, काफी ज्यादा लाजवाब है। स्थिर विद्युत के गॉस का प्रमेय लिखिए। ये 2 नंबर में पूछा जाएगा इस तरह से, या फिर 5 नंबर में गॉस का प्रमेय प्रूव करने के लिए दिया जाएगा, तो वो भी बतलाएंगे। चलिए पहले 2 नंबर के लिए देख लेते हैं गॉस का प्रमेय क्या है। गॉस के प्रमेय के अनुसार, यानी गॉस के प्रमेय के अनुसार गॉस का नियम क्या कहता है, किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, कोई बंद सतह है, देखिए ये कोई बंद सतह है, कुल विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल आवेश का, ठीक है, किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद सतह में, इस बंद सतह के भीतर उपस्थित कुल आवेश, इसमें मान लीजिए कुल आवेश Q है, ठीक है, इसमें मान लीजिए कुल आवेश Q है, आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यानी इस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। और गॉस यानी गॉस का प्रमेय को फाई के द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है, इसे फाई के द्वारा सूचित करते हैं। तो देखिए फाई बराबर आपका क्या हो जाएगा, फाई बराबर, इसको कहते हैं फाई, ठीक है, फाई पढ़ते हैं तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, यानी उसमें कुल आवेश Q गुने किसके होगा, 1/ε0 के, यानी Q गुने 1/ε0, यानी Q बट्टे आपका क्या हो जाएगा ε0। यही आपका गॉस का प्रमेय है। ऑब्जेक्टिव में भी दिया रहता है, इस तरह से आपको दिया रहेगा, आप कहेगा यह क्या है, तो कहिएगा गॉस का प्रमेय है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए काफी ज्यादा लाजवाब है, प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान को समझाइए। प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान क्या है, औसत मान, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। आंसर लिखिएगा, एक आवर्त काल में प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्य के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहा जाता है, ठीक है। औसत मान या वर्ग माध्य मूल मान पूछे वही लिखना है। क्या, एक आवर्त काल में प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्य के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहा जाता है, जिसे IRMS के द्वारा सूचित किया जाता है, IRMS के द्वारा सूचित किया जाता है। बस इतना लिख देना है, नंबर 2 नंबर दिया जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से लिखे हैं, याद कर लीजिएगा। 4 नंबर प्रश्न देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं। आंसर देखिए, जब प्रकाश की किरण धातु की सतह पर पड़ती है, जब प्रकाश की जो किरण होती है वह किसी धातु पर पड़ती है, धातु की सतह पर पड़ती है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है, इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। देखिए जब प्रकाश की किरण, देखिए यहाँ पर मान लीजिए कोई धातु का सतह है, ये मान लीजिए धातु का सतह है, और इस पर प्रकाश की किरण इस पर पड़ेगी, ठीक है, इस पर प्रकाश की किरण पड़ेगी और इस धातु की सतह से क्या कर, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है, ठीक है, इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है, इसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है, ठीक है। बहुत ही आसान है, कर लीजिएगा याद। चलिए भैया अगला प्रश्न देखते हैं, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो अवश्य वीडियो को भैया आप सभी लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल पर नए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ठीक है, सब्सक्राइब बस कर लीजिए। अगला देखिए बीटा, इसको पढ़ते हैं बीटा, ठीक है। बीटा किरणों के 2 गुणों को लिखें, यानी बीटा किरण के आपको 2 गुणों को कहेगा लिखने के लिए, तो आपको याद कर लेना है, लिख लेना है आपको, आंसर में लिख लेना है आपको। बीटा किरण के निम्नलिखित 2 गुण इस प्रकार हैं, आंसर में पहला लिखिएगा
यह किरण चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाता है, यानी बीटा जो किरण होता है यह चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, विक्षेपित हो जाता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, यह किरण अत्यधिक उच्च वेग से गति करता है। जो बीटा किरण है यह किरण अत्यधिक उच्च वेग से गति करता है। दो ही पॉइंट कहेगा लिखने के लिए, 2 पॉइंट लिख दीजिएगा और 1 पॉइंट और लिख दीजिए। हम 4 पॉइंट बतला दिए हैं, आप चारों को याद रखिएगा। इसकी वेधन क्षमता, जो बीटा किरण की वेधन क्षमता होती है वह अल्फा, इसको पढ़ते हैं, अल्फा किरणों की अपेक्षा 100 गुनी होती है, यानी इस अल्फा किरण की अपेक्षा 100 गुना होता है बीटा किरण की वेधन क्षमता। ठीक है, याद रखिएगा। चौथा पॉइंट लिखिएगा, यह जिस गैस से होकर गुजरती है, यानी जो बीटा किरण है जिस गैस से होकर गुजरती है उसे आयनीकृत कर देते हैं। ठीक है, तो 4 पॉइंट दिए हैं, कम से कम 3 पॉइंट अवश्य ही याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, देखिए, पी प्रकार के अर्धचालक को समझाइए। पी प्रकार का अर्धचालक क्या है इसको बतलाना है, आंसर लिखना है। जब 3 संयोजकता वाले पदार्थ को, क्या, जब 3 संयोजकता वाले पदार्थ को शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन में मिला दी जाती है। जब 3 संयोजकता वाला जो पदार्थ होगा उसको शुद्ध जर्मेनियम, किस जर्मेनियम, शुद्ध जर्मेनियम या फिर शुद्ध सिलिकॉन में मिला दी जाती है तो क्या होता है, तो जर्मेनियम एवं सिलिकॉन की चालकता बढ़ जाती है। तो क्या होता है, जर्मेनियम और सिलिकॉन की जो चालकता होता है वह इंक्रीज कर जाता है। इस प्रकार से बने अर्धचालक को पी प्रकार का अर्धचालक कहा जाता है। बहुत ही आसान भाषा में लिखे हैं, किताबी भाषा नहीं है, अपना मन से, और 100% सही है आपको। ठीक है, जो कि आपको याद हो जाएगा अगर आप लोग याद करना चाहेंगे। ठीक है, 2 मिनट 3 मिनट समय दीजिएगा, क्वेश्चन पर अवश्य ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए, आयाम मॉडुलन को समझाइए। सारा क्वेश्चन टॉप क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो आयाम मॉडुलन क्या है आपको बतलाना है, आंसर में लिखना है। जब वाहक तरंगों का आयाम, जब वाहक तरंगों का आयाम मूल सिग्नल के अनुसार परिवर्तित होता है, जो वाहक तरंगों का जो आयाम होता है वह मूल सिग्नल के अनुसार जब परिवर्तित होता है तो ऐसे मॉडलन को आयाम मॉडुलन कहते हैं। किताबी भाषा में बहुत बड़ा परिभाषा दिया रहता है। ठीक है, आयाम मॉडुलन कहते हैं। इसमें वाहक तरंगों की आकृति जो होती है, आकृति और कला में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लिख दीजिएगा, 2 नंबर को ही नहीं काटेगा और हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो अभी से ही आप लोग मेहनत कीजिए ताबड़तोड़। ठीक है, 8वां नंबर प्रश्न देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं से आप क्या समझते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं से आप क्या समझते हैं पूछा जाएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। आंसर देखिए, मात्र 2 लाइन का है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक ऐसा काल्पनिक वक्र रेखाएं होती है, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं यह एक ऐसा काल्पनिक वक्र रेखाएं होती है जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। बस इतना ही लिख देना है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 नंबर दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, बोर सिद्धांत की 2 कमियों को लिखना है। यानी बोर साहब जो वैज्ञानिक थे उनके, वो अपने जो उन्होंने जब कोई कुछ प्रयोग किए थे वो प्रयोग, उसमें 2 कमियों के बारे में आपको बतलाना है। देखिए, पहला वो बतला, उनका पॉइंट लिखना है, पहला कमियां, यह हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असमर्थ रहा। यानी वह हाइड्रोजन के अलावा, यानी हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य सारे जितने भी परमाणु है उसकी स्पेक्ट्रम की व्याख्या वह यह कर नहीं सके, यानी असमर्थ रहे बोर साहब जी। पहला ये कमियां लिखना है। दूसरा कमियां लिखना है, यह परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को भी सफलतापूर्वक नहीं समझा पाया, यहाँ पर लिखिएगा पाया। देखिए, यह परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके वितरण को भी सही तरीके से समझा नहीं सके। कौन, बोर साहब। इनके 2 कमियां थे, दोनों कमियों के याद रखना है, पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए भैया अगला प्रश्न देखिए, प्राथमिक इंद्रधनुष को समझाइए। ठीक है, प्राथमिक इंद्रधनुष को समझाइए। प्राथमिक इंद्रधनुष क्या है, देखिए आंसर बहुत कहिएगा, बहुत बड़ा है, बहुत ही आसान है, पढ़ते हैं, देखिए आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, जब वर्षा के दिनों जल की बूंदों पर, जब वर्षा के दिनों जल की बूंदों पर सूर्य की प्रकाश की किरण पड़ती है। देखिए, जब वर्षा के दिनों में जो जल का बूंद होता है, ठीक है, जल के बूंद,
इस पर सूर्य के प्रकाश की किरण पड़ती है, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की किरण पड़ती है तो क्या होता है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, तब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, उसके कारण किरणों का क्या होता है, जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो किरणों का क्या होता है, फैलाव हो जाता है, ठीक है, जिससे 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है, जिसे क्या होता है, 7 रंगों की पट्टी प्राप्त होती है, जिसे इंद्रधनुष कहा जाता है। इतना लिख देना है। और इंद्रधनुष की परिभाषा आपको पूछेगा तो इतना ही लिखना है। अगर प्राथमिक इंद्रधनुष नहीं पूछेगा, कहेगा इंद्रधनुष से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा। जब वर्षा के दिनों जल की बूंदों पर सूर्य की प्रकाश की किरणें पड़ती है तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण किरणों का फैलाव होता है, जिसे 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है, जिसे इंद्रधनुष कहा जाता है। और प्राथमिक इंद्रधनुष पूछा है तो इसके बाद यहाँ से लिखना है, यहाँ से किसी इंद्रधनुष में जब लाल रंग ऊपर, लाल रंग किसमें, लाल रंग ऊपर, ठीक है, किसी इंद्रधनुष में लाल रंग ऊपर एवं बैगनी रंग सबसे भीतर हो, लाल रंग ऊपर और बैगनी रंग सबसे भीतर हो तो इस प्रकार के इंद्रधनुष को प्राथमिक इंद्रधनुष कहा जाता है। बहुत ही आसान है, याद कर लीजिएगा। 100% क्वेश्चन हो सकता है, पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका, फैक्स। फैक्स क्या है, फैक्स से आप क्या समझते हैं, देखिए फैक्स का पूरा नाम क्या है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। देखिए फैक्स का पूरा नाम होता है फैक्सीमाइल टेलीग्राफी। फैक्स का पूरा नाम फैक्सीमाइल टेलीग्राफी। यह एक मशीन द्वारा डॉक्यूमेंट को दूसरे मशीन में भेजना, एक मशीन द्वारा डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट होता है, जो PDF फाइल होता है, जो भी डॉक्यूमेंट हो, वह एक मशीन द्वारा डॉक्यूमेंट को दूसरे मशीन में भेजना, यही आपका फैक्स कहलाता है, ठीक है। चलिए भैया अगला प्रश्न देखिए, मॉड्यूलन क्या है, ये तो अभी हम बतलाइए दिए हैं, ठीक है, मॉड्यूलन बतला दिए हैं। बस आपको इन 11 क्वेश्चन को हर हाल में याद कर लेना है, ठीक है, और लाइव आएंगे तो आप सभी से सुनेंगे, ठीक है, कहिएगा कैसे सुनेंगे तो उस समय बतलाएंगे। चलिए तो आप सभी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छा लगा हो तो वीडियो को अवश्य ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और PDF जिनको लेना है, देखिए PDF का चार्ज हम बहुत कम रखे हैं, ठीक है, 100 रुपया रखे हैं एक सब्जेक्ट का, और 100 रुपया में हम जितना भी आपका क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मॉडल सेट, जितना है सारी चीज़ आपको दे देंगे, ठीक है। तो आपको लेना है तो ले सकते हैं, इस नंबर पर आपको पे कर देना है 99 39 73 54 42, ठीक है। अगर आपका मन है तो ले सकते हैं 99 39 73 54 42। 100 रुपया कोई ज़्यादा नहीं है, बड़ी बात है, ठीक है। तैयो ठीक है, तो तैयो वैसे स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा है, फिर भी हम बहुत ही कम मिनिमम फीस रखे हैं 100। हम पूरा सब्जेक्ट का यानी 100% गारंटी है आपको टकराएगा एग्जाम में, ठीक है, नहीं टकराएगा तो उसके बाद आपका पेमेंट वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, अगर आपका मन है तो ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में आप सभी के साथ, इसी तरह के वीडियो में।